गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और सारा बेटा बाकी लोगों को मैसेज कर दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए, सारा एंड अक्सा प्लीज़। ओके, लास्ट क्लास में हमने कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था। किसी को पता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या थे? And today we are going to discuss disorders of thyroid gland and parathyroid gland. अच्छा, थायराइड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? एनीबॉडी? वालेकुम अस्सलाम। अनिला बेटा बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं, ताकि हम आज थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लें। Okay, well, have very good morning and वालेकुम अस्सलाम to all of you जो लोगों ने ज्वाइन किया है। तो डेफिनेटली वी हैव अ क्लास एट 11:30 AM to 1:30 PM। ओके, बाकी लोग कहाँ पे हैं, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? कोई खास रीज़न है ना ज्वाइन करने की? ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर के बारे में। क्या होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर? किसी को पता है?
किसी को पता है कि प्राइमरी के ऑर्डर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शियरी क्या होते हैं? हाँ, ओके ओके ओके, अभी हो जाते हैं बेटा, ऑनलाइन हो जाते हैं सारे लोग इंशाल्लाह। अगर किसी ने पढ़ना है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ना तो इट्स अप टू देम। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये बताएं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर क्या होते हैं? टर्शियरी में हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम है, सेकेंडरी कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम है, प्राइमरी कोई टारगेट ग्लैंड। ओके, टर्शियरी विद हाइपोथैलेमस, ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोगों को नहीं पता प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का? और सेकंड क्लास में हम टेस्ट ले लेंगे 12:30 से ऑनवर्ड, ठीक है। ओके वेल, इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? एंडोक्राइन डिसऑर्डर के में ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रोथ हार्मोन की? ग्रोथ हार्मोन के बारे में किसी को पता है? ओके वेल, सारा वेरी गुड, लगता है सारा पढ़ती है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के बारे में बेटा बता दें, एक्रोमेगैली, जिंजोटिज्म में क्या फ़र्क है? एक्रोमेगैली और जिंजोटिज्म में क्या फ़र्क है? हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि ये एक्रोमेगैली इस वजह से होएगी और जिंजोटिज्म इस वजह से होएगी। और लास्ट क्लास में भी आई थिंक शुबाना ने एग्जैक्ट आंसर किया था मेरे बताने से पहले। सो क्या फ़र्क है जिंजोटिज्म और एक्रोमेगैली में बेटा? जल्दी से, क्योंकि हमने ये क्लास भी कंटिन्यू करनी है। मसल इलांगेशन ऑफ बोन, ओके वेरी गुड, ठीक है बेटा। सारा आप ये बता दीजिएगा कि जिंजोटिज्म और एक्रोमेगैली में क्या डिफरेंस है? Apple secretion confined to specific body parts. Okay. Apple secretion of growth confined to specific body parts. Okay. And in the absence of inherent fused due to excessive growth hormone secretion is called acromegaly. Apple secretion of specific called acromegaly. अभी तक कोई मज़े का आंसर नहीं दिया आप लोगों ने एक्रोमेगैली और जिंजोटिज्म में। मैंने कोई एपिफाइजल बोन और एपिफाइजल प्लेट के बारे में डिस्कस किया था, आपको याद है? ओके नफीसा, वेरी गुड, हाँ ठीक है। फॉर नफी, ठीक है मारिया, एग्जैक्टली नफीसा, वेरी गुड।
बेटा सना ये पूछा है कि एक्रोमेगैली और चेंजटिज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नहीं हो आप लोगों ने अच्छा आंसर किया, वेरी गुड, रियली अप्रिशिएटेड। वालेकुम अस्सलाम अमारा एंड मीन एज वेल। एंड ग्रोथ हार्मोन आफ्टर सिक्रीशन अकर्स आफ्टर डिफियन। ओके वेल ठीक है, चलें ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, एक्रोमेगैली और चेंजटिज्म में क्या फ़र्क है एंड प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी डिसऑर्डर्स क्या हैं। वेरी गुड, ठीक है। Okay, moving towards our today lectures, we are discussing about the disorders of thyroid gland and parathyroid gland, right? पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि आपको पता है थायराइड कंट्रोल कैसे होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ थायराइड फंक्शन क्या है, कि थायराइड कंट्रोल कैसे होता है। दीज आर आवर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। वेरी गुड आफ्टरनून जेनिफर एंड जेनेट, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आई एम फाइन, होप सो यू विल बी फाइन एज वेल। ओके, तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है, जिनमें इंपॉर्टेंटली क्वाइटर्स है, टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, ग्रेव डिजीज़ के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे। और तो हम बात कर रहे थे कि कंट्रोल ऑफ थायराइड फंक्शन, या थायराइड कैसे कंट्रोल होता है, किसी को पता है? पहले तो ये बताएं कि थायराइड ग्लैंड है क्या, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस करनी है थायराइड के बारे में। ओके, चलिए ये अभी हम स्लाइड्स के ऊपर नहीं जाते। आई वांट टू चेक योर नॉलेज एज वेल, कि आप कितना जानते हैं थायराइड कंट्रोल के बारे में, कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में, कि थायराइड कैसे कंट्रोल होता है। और इम्पॉर्टेंटली अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बाकी आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली है क्या, एक शील्ड शेप स्ट्रक्चर है, शील्ड शेप स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है? बिलो द लेरिंग्स पर होता है, इंटीरियर टू मिडल पोर्शन ऑफ द नेक पे। ओके, अब इसके अंदर ना टिनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम फोलिकल्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन आपको बता रहा हूँ कि जो थायराइड ग्लैंड है, एक शील्ड शेप स्ट्रक्चर्स होती है, दैट इज लोकेटेड बिलो द लेरिंग्स, इंटीरियर टू मिडल पोर्शन ऑफ द नेक, ठीक है। और इसके अंदर ना टिनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दैट आर नोन एज फोलिकल्स। अब ये फोलिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, ये थायराइड के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ये थायराइड की सिक्रीशन देती हैं। ओके वेल ठीक है मुनीबा, एग्जैक्टली यू आर राइट। ओके, और चीज़ें भी इसमें बेटा ऐड कर लीजिएगा कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जैसे हमने कहा कि फोलिकल्स होते हैं, फोलिकल बेसिकली टिनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये जो टिनी स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, ये एपिथेलियल सेल इनको बना रहे होते हैं। या आप एपिथेलियल सेल लिख लें या आप फोलिकुलर सेल लिख लें, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। अब ये जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं ना, दैट आर फिल्ड विद सेक्रीटरी सब्सटेंसेस, जिनको कहा जाता है कोलाइड। ओके, अब मैंने दो चीज़ें डिस्कस की हैं। पहला मैंने ये कहा है कि इसके प्रेजेंट कहाँ पे होता है, दूसरा मैंने ये कहा है कि टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको फोलिकल्स कहते हैं। तीसरा मैंने ये कहा है कि ये जो फोलिकल्स होते हैं ना, ये फोलिकुलर सेल से बने होते हैं, या आप ये कह दें कि एपिथेलियल सेल से बने होते हैं, और इनके अंदर सेक्रीशंस होती हैं, जो कि सेक्रीटरी सब्सटेंसेस की फॉर्म में होती हैं। दैट्स सेक्रीटरी सब्सटेंसेस आर नोन एज कोलाइड, ठीक है। अब ये जो कोलाइड्स होते हैं, इनके अंदर होता क्या है बेसिकली, दैट आर मेनली कंसिस्ट ग्लाइकोप्रोटीन, आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जिनको कहा जाता है थायरोग्लोबिन। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं कॉल
ओके वेल, हम बात कर रहे थे थायरोग्लोबुलिन की। कि थायरोग्लोबुलिन बेसिकली है क्या। अब ये जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनके अंदर सेक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर नोन एज कुलाइड। अब ये कुलाइड्स क्या करते हैं, कुलाइड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन आयोडीन कम्प्लेक्स होता है जिनको हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। अब ये थायरोग्लोबुलिन बेसिकली है क्या, ये ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन करता है और ग्लाइकोप्रोटीन इसके अंदर 140 टायरोसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही इसकी सिंथेसिस होती है तो आयोडीन जो है ये टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है। अब बोथ थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन कोलाइड्स ऑफ द फोलिकल के अंदर फोलिकुलर सेल से सिक्रीट हो रहे होती हैं। गॉट इट? नहीं समझ आई, मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि ये थायरोग्लोबुलिन होता है ना, बेसिकली थायरोग्लोबुलिन की समझ आ गई कि फोलिकुलर सेल्स होते हैं क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन आयोडीन कम्प्लेक्स सिक्रीट करते हैं जिनको हमने कहा है कि थायरोग्लोबुलिन होता है। बेटा ये स्लाइड्स के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये थायरोग्लोबुलिन होते हैं ना, ये बेसिकली थायराइड फोलिकल्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल सेक्रेट करते हैं जिनकी क्वांटिटी अगर देखी जाए तो वो 140 टायरोसिन अमाइनो एसिड की फॉर्म में होते हैं। अब जैसे ही थायराइड की सिंथेसिस होती है तो जो आयोडीन है ये टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है और जो थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन्स हैं ये दोनों सेक्रेट होने के बाद ये दोनों सेम टाइम पे जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं वो सेक्रेट कर रहे होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो थायराइड है ना ये आयोडीन को यूज़ कर रहा होता है आयोडीनाइजेशन के लिए। और आपको पता है हमारी जो डेली रिकमेंडेड आयोडीन होती है वो 1 mg पर वीक हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। अगर कोई थायराइड नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो उसके लिए 1 mg पर वीक आयोडीन हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर आयोनाइजेशन। इसके अलावा सोडियम आयोनाइज सिम्पोर्टर्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो एपिकल बॉर्डर के ऊपर पड़े होते हैं और ये आयोडीन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं कि पिट्रन है। अब पिट्रन क्या करते हैं, आयोडीन को कुलाइड के अंदर मूव करवा देते हैं जहाँ पे इसकी हार्मोनोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है और उसके बाद ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू ड्राइव हो रही होती है, प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है और एट द एंड आयोडीन की जो कंसनट्रेशन होती है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइम्स ज़्यादा होती है जितनी की ब्लड के अंदर होती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंटली ये है कि जो सोडियम आयोडीन सेम्पोर्टर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट कौन करता है, उनको स्टिमुलेट मेनली TSH कर रहा होता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना बेसिकली ग्रेव डिजीज़ के अंदर इसी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह T3 और T4 बन रहे होते हैं, जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, आयोडीनाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद T3 और T4 का जनरेशन होती है। अब ये T3 और T4 कैसे बनते हैं बेसिकली कि एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज थायराइड पेरोक्सीडेज। अब ये क्या करता है, ये जो टायरोसिन मॉलिक्यूल्स की हमने बात की है ना इसको फॉर्म बनाता है इनटू मोनोआइडो टायरोसिन के अंदर, MIT भी उसे कहते हैं, और दूसरा बनाता है डाई आइडो टायरोसिन के अंदर। अगर टू डाई आपस में मिलेंगे तो थायरॉक्सिन बनेगा। अगर टू डाई मिलेंगे और एक आइडो मिलेगा या मोनो आइडो टायरोसिन मिलेगा तो उसको हम कह रहे होते हैं कि ट्राई आइडो थायरोनिन जो कि T3 बनता है। इस तरह T3 और T4 बन रहे होते हैं। T3 और T4 के बनने का अमल या कंट्रोल का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आपको समझ आ गई ना तो मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होएगा। TSH थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, जैसे ही एक्ट करेगा तो वहाँ एक इंजाइम होता है दैट आर नोन एज परऑक्सीडेज, थायराइड परऑक्सीडेज इंजाइम होता है जो कि इनकी कम्बिनेशन को फैसिलिटेट करता है, ये इस प्रोसेस को फैसिलिटेशन देता है और फैसिलिटेशन होने के रिजल्ट में मोनो आइडोथायरोनिन बन रहा होता है और डाई आइडोथायरोनिन बन रहा होता है। उसके बाद अगर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनो डाई आइडोथायरोनिन मिलेंगे तो T4 बन जाता है दैट इज नोन एज थायरॉक्सिन। और अगर टू मोनो मिलेंगे और दो डाई मिलेंगे और 1 मोनो आइडोथायरोनिन मिलेगा तो
ट्राई आइडोथायरोनिन बन जाएगा, दैट इज नोन एज T3। अब जैसे ये T3 और T4 बन जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि जो T4 है ये 90% ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ रहा होता है, और T4 जो है T4 90% आ रहा होता है, और जो T3 है ये 10% रिलीज होकर सर्कुलेशन में आ रहा होता है। और जो T3 है ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो T4 है ये पहले T3 के अंदर कन्वर्ट होता है, उसके बाद इसके एक्शन स्टार्ट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो T3 होता है ये डायरेक्टली एक्ट कर रहा होता है, और जो T4 है ये पहले कन्वर्ट होता है इनटू T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 बिफोर इट्स एक्शन। ओके, अब ये याद रखिएगा। और अब हम देखते हैं स्लाइड्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। मेरा ख्याल यही है जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। उसके बाद ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में था कि कंट्रोल इसका कैसे होता है। Okay, the thyroid gland is a shield-shaped structure located immediately below the larynx in the interior middle portion of the neck. जो आप बता रहे थे exactly ऐसे ही होता है। Two large number of teeny sac-like structures जिनको हमने कहा था follicles होते हैं exactly। अब ये functional units of thyroid gland होते हैं, and each follicle is formed by a single layer of epithelial cell. Okay, आप epithelial cell कह सकते हैं या you can say कि follicular cells हैं, एंड इज फील्ड विद सिक्रीटरी सब्सटेंसेस जिनको हमने कोलाइड का नाम दिया है। और ये कोलाइड क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और आयोडीन कम्प्लेक्स को कंटेन करता है जिसको थायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। थायरोग्लोबुलिन क्या है, दैट फिल्स द थायराइड फॉलिकल इन ए लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन 140। ओके भाई, 140 टायरोसिन अमीनो एसिड कंटेन करता है। जब थायराइड की सिंथेसिस होती है तो आयोडीन इन टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है। अब दोनों टायरोसिन और थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन आर सेक्रेटेड इनटू द कोलाइड ऑफ द फॉलिकल बाय द फॉलिकुलर सेल। ठीक है, उसके बाद थायराइड इज रिमार्केबली एफिशिएंट इन इट्स यूज ऑफ आयोडीन, डेली एब्जॉर्प्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 mg ऑफ इंजेस्टेड आयोडीन। ओके ठीक है, अब डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 50 mg और अबाउट 1 mg पर वीक इज नेसेसरी टू फॉर्म नॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, अगर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए थायराइड की रिकमेंडेड क्वांटिटी 50 mg पर डे है या 1 mg पर वीक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट फ्रॉम द ब्लड and storing it for future use, iodine is pumped into the follicular cell against concentration gradient. Okay, ये concentration gradient है जो मैंने आपको बताया कि आयोडीन ट्रांसपोर्ट होती है across the basement membrane of the thyroid cell by the intrinsic membrane protein that is known as sodium iodine transporters। ये transporters जिसे कहा जाता है NIS, सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है, ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है, दोनों सेम है। अब एपिकल बॉर्डर के ऊपर सेकेंड आई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जिसको पेट्रन का नाम दिया जाता है। ये आयोडीन को कोलाइड के अंदर मूव करवाती है जहाँ पे इसकी हार्मोनोजेनेसिस होती है, और NIS ड्राइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप्स के थ्रू ये ले रहा होता है, जिसके रिजल्ट में कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन द नॉर्मल थायराइड ग्लैंड इज अप्रॉक्सीमेटली 40 टाइम्स इन द ब्लड। ओके ठीक है, इसके अलावा NIS स्टिमुलेटर, ठीक है, NIS को कौन स्टिमुलेट करता है, TSH स्टिमुलेट करता है। TSH जो रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर एंटीबॉडीज फाउंड इन द ग्रेव डिजीज। अब TSH के जो रिसेप्टर ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं और ग्रेव डिजीज के अंदर पाए जाते हैं, और ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ग्रेव डिजीज के अंदर क्या क्या होता है। इसके अलावा जो पेट्रन है ये सेकेंड को ट्रांसपोर्टर होता है, ये सेम्पोर्टर होता है, दैट इज इनकोडेड बाय द पेंडेड सिंड्रोम जीन होती है जो इसको कोड कर रही होती है। एंड अब ये क्या करता है, ये क्लोराइड और आयोडीन की ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा होता है। म्यूटेशन, अगर इस जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो गई है तो पेशेंट्स के अंदर कंजेनिटल डेफनेस हो जाएगी और गोइटर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वंस इनसाइड द फॉलिकल मोस्ट ऑफ द आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके ठीक है, जैसे ही फॉलिकल के अंदर आयोडीन आती है तो वहाँ पे इंजाइम होता है जिसको कहते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज। अब ये थायराइड पेरोक्सीडेज क्या करता है, ये टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स को मोनो और डाईहाइड्रोटायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर एक मोनो और दो डाई मिलेंगे तो ट्राई बन जाएगा, अगर दो डाई मिलेंगे तो टेट्रा या थायरॉक्सन T4 बन जाएगा। सोडियम आयोडीन सेम्पोर्टर, बेटा NIS सोडियम आयोडीन सेम्पोर्टर या ट्रांसपोर्टर। ठीक है, पैटर्न की समझ आ गई है।
इसके अलावा अगर 2 डाइरिजाइड्स आर कपल टू फॉर्म थायरॉक्सिन और MIT मोनो आइडोथायरोनिन एंड डाई आइडोथायरोनिन आर कपल टू फॉर्म ट्राई आइडोथायरोनिन। अगर 2 डाई मिलेंगे तो टेट्रा बन जाएगा, थायरॉक्सिन T4 बन जाएगा, और अगर एक मोनो और 2 डाई मिलेंगे तो ट्राई आइडोथायरोनिन T3 बन जाएगा। ओनली 40% ठीक है, 90% T4 जो है और 10% T3 आर रिलीज इनटू द सर्कुलेशन। अब जो T3 है ये एक्टिव फॉर्म में पाया जाता है और T4 पहले T3 के अंदर कन्वर्ट होएगा, देन ये नॉर्मली या फिजियोलॉजिकली कैन एक्ट ऑन द बॉडी सिस्टम। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स आर बाउंडेड टू थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। ओके, ओनली द फ्री हार्मोन एंटर्स द ब्लड सेल एंड रेगुलेट पिट्यूटरी फीडबैक मैकेनिज्म। प्रोटीन bound thyroid hormone form a large reservoir that is slowly drawn as a free thyroid hormone is needed। Okay, अब ये 3 मेजर बाइंडिंग साइट्स होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन में होती हैं। पहली थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG, ठीक है, TBG स्टैंड्स फॉर थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। उसके अलावा ट्रांसथेरेटिन, जिनको हम थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, TPA, और थर्ड वन पे जो प्रोटीन होती है दैट इज एल्ब्यूमिन। अब थायराइड हार्मोन के लिए ये 3 प्रोटीन्स ज़रूरी होती हैं। पहली TBG स्टैंड्स फॉर थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। सेकेंड वन इज ट्रांसथेरेटिन, जिसको हम थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज एल्ब्यूमिन। Okay, more than 99% of T4 and T3 is carried in the bounded form. TBG carries approximately 70% of T4 and T3, or transthyretin binds approximately 10% of the circulating T4 and lesser amount of T3, and albumin binds approximately 50% of the circulating। अब ये MCQs में आ जाता है कि भाई कौन सी प्रोटीन सबसे ज़्यादा T3 और T4 के साथ बाइंड कर रही होती है। MCQs के अंदर ये पूछा जा सकता है कि इन 3 प्रोटीन्स के अंदर जिसके अंदर TBG है या ट्रांसथेरेटिन है और तीसरी एल्ब्यूमिन है, इन तीनों प्रोटीन के साथ सबसे ज़्यादा T3 और T4 किसके साथ बाइंड करते हैं। तो अल्टीमेटली योर आंसर विल बी TBG। Okay, number of disease conditions and pharmacological agents can decrease the amount of binding protein in the plasma or influence the binding of hormone. Congenital TBG deficiency is an X-linked trait that occurs in 1 of every 5000 live birth। Okay, TBG deficiency हो जाती है, X-linked disease है जो कि 5000 लोगों में से एक में प्रॉब्लम हो रहा होता है। बेटा मैंने ये बताया है कि प्रोटीन जो 3 हमने पढ़ी हैं, वन वाज TBG, सेकेंड वन वाज ट्रांसथेरेटिन एंड थर्ड वन वाज एल्ब्यूमिन। तो MCQs का ये था कि जो T3 और T4 है वो किसके साथ ज़्यादा कंबाइन होता है, ज्वाइन करता है। बेटा ये जो TBG होती है, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बेटा। और दूसरी हमने कहा है कि ट्रांसथेरेटिन है, ट्रांसथेरेटिन का दूसरा नाम हमने कहा है कि थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन है, और थर्ड वन वाज एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एबिलिटी किसकी है, TBG की। TBG स्टैंड्स फॉर थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन। और बेटा उम्मीद तो है सारा हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरा ख्याल मुश्किल नहीं है। ओके, इसके अलावा प्रीमेच्योर सिक इन्फेंट्स नीड टू बी स्क्रीन विद द कम्प्रीहेंसिव थायराइड। अच्छा, अगर 5000 में से ना एक बच्चा इन्फेक्टेड होता है TBG डेफिशिएंसी से, बेटा TBG थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, थायरॉक्सिन THYROXINE
BINDING GLOBULIN, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG। और दूसरी प्रोटीन हमने कहा है ट्रांसथेरेटिन TRANSTHYRETIN, और इसका दूसरा नाम होता है बेटा थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, एंड थर्ड वन एल्ब्यूमिन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ओके, इसलिए अगर इन पेशेंट्स के अंदर एक्स लिंक्ड डिसीज़ होने की वजह से इनकी स्क्रीनिंग करवाई जा रही होती है ताकि उन पेशेंट्स के अंदर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म को डिटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशंस एंड सिस्टेमिक डिजीज कंडीशन सच एज प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या सिरोसिस, वो भी TBG की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देती है। अब TBG हमेशा याद रखिएगा एब्रीवेशन है थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अगर कोई पेशेंट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशंस ले रहा है, कॉर्टिसोल की फॉर्म में ले रहा है, या कोई उसके अंदर सिस्टेमिक डिजीज़ है, या माल न्यूरिश पेशेंट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ है, या लिवर सिरोसिस के साथ है, तो उनके अंदर TBG बाइंडिंग कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और मेडिकेशन जिसके अंदर फिनोटाइन है, सैलिसिलेट्स हैं या डायज़ेपाम्स कैन इफेक्ट द बाइंडिंग्स ऑफ थायराइड हार्मोन टू नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन। अब अगर कोई ऐसा बंदा जो फिनोटाइन्स ले रहा है, ये सैलिसिलेट्स ले रहा है, ये डायज़ेपाम ले रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी कंसंट्रेशन, ये बाइंडिंग प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है थायराइड हार्मोन के साथ। और इसके अंदर सेक्रीशन इसकी थायराइड हार्मोन की रेगुलेटेड बाई हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये सेक्रीशन होती कैसे है? हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद वो पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, पिट्यूटरी से TSH रिलीज होता है, TSH जाके एड्रिनल थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर बेटा ये लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर कि हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज होएगा, थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होएगा, उसके बाद ये जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी से TSH रिलीज होता है, और TSH जाके थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, इसको पढ़ भी लेते हैं। इन दिस सिस्टम द थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द रिलीज ऑफ TSH फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। अब TRH रिलीज हुआ, उसने जाके इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट किया, इंटीरियर पिट्यूटरी से TSH को रिलीज कर दिया। अब जैसे TSH रिलीज होएगा दैट इंक्रीज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड बाय इंक्रीजिंग thyroglobulin breakdown and release of thyroid hormone from the follicle to the bloodstream, activating the iodine pump by increasing NIS sodium iodine symporters activity। पीड्रम के साथ इसने आगे ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, सेकंड ट्रांसपोर्टर, और इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन एंड कपलिंग ऑफ आयोडीन टू टायरोसिन एंड इंक्रीजिंग द नंबर एंड साइज ऑफ द फॉलिकल सेल। आवाज़ बेटा यहाँ से तो ब्रेक नहीं हो रही, यहाँ पे सिग्नल ठीक है। आयशा बेटा आप अपना पेज को रिफ्रेश करके देख लें। इसके अलावा द इफेक्ट ऑफ TSH ऑन द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन अकर्स विद इन अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स व्हाट अदर इफेक्ट रिक्वायर्ड इज। ओके, अब ये होता क्या है कि विद इन 30 मिनट्स आपकी T3 और T4 रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। अगर T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हुआ है लेकिन फीडबैक इनहिबिशन नहीं हो रही है, TRH रिलीज इनहिबिशन नहीं हुई या TSH रिलीज नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई प्राइमरी डिसऑर्डर हो सकता है, सेकेंडरी डिसऑर्डर हो सकता है, या इसके अलावा जो आयोडीन की कपलिंग होती है वो कपलिंग नहीं हो रही होती। माइट भी आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई है, या दूसरा आयोडीन बाइंड नहीं हो रही, या आप जो 50 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड थी वो नहीं ले रहे, या 1 mg पर वीक जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं ले रहे, तो इसलिए आयोडीन की कपलिंग ही नहीं होगी। एंड cold exposure is one of the strongest stimuli for increased thyroid hormone production and probably is mediated ओके, अगर किसी कोल्ड एक्सपोजर में ये होता है कि हीट प्रोडक्शन ज़्यादा करवानी होती है, इसलिए T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, इसलिए उस टाइम TRH ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा होता है। लेकिन वेरियस इमोशनल रिएक्शंस कैन आल्सो इफेक्ट द आउटपुट ऑफ TRH एंड TSH। और भी इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, अगर बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इवन की बॉडी शिवर करना शुरू कर देती है, तो उसमें भी TRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर TSH को रिलीज करवा रहा होता है। ओके, अब हम आते हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर, के थायराइड हार्मोन के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद इसके हम डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे।
Okay, altered level of thyroid hormone affects all major organs in the body. Thyroid hormone has two major function. The major function क्या क्या है? पहला है कि it increases metabolism and protein synthesis and is necessary for the growth and development in the children, including mental development and attainment of sexual maturity. These actions are mainly mediated by T3 in the cell. T3 binds to a nuclear receptors, resulting in ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स जीन। अब ये सारा जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। पहला फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है? Okay, thyroid hormone increases the metabolism of all the body tissue except the retinas, spleens, testes and lungs. इसके अलावा जो नॉर्मल बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है that can be increased by 60 to 100% above the normal when the large amount of T4 are present है। इसके रिजल्ट में हायर मेटाबॉलिज्म, द रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज, रेट ऑफ ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गया एंड प्रोटीन यूसेज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होएगा डेफिनेटली उसके रिजल्ट में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, फैट की यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाती है एंड एज वेल एज प्रोटीन की यूटिलाइजेशन हो जाती है। Instead of that, जो lipids पड़े होते हैं that are mobilized from the adipose tissue and catabolism of cholesterol by the liver is increased ultimately at the end. The level of cholesterol are decrease in the hyperthyroidism and increase in the hypothyroidism. अब इसमें hypothyroidism और hyperthyroidism में कैसे ये blood cholesterol level increase होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है? हमने ये कहा है कि जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होएगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने के रिजल्ट में जो लिपिड्स होते हैं दैट आर मोबिलाइज्ड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, और जो कोलेस्ट्रॉल पड़ा होता है उसकी कैटाबॉलिज्म लीवर से इंक्रीज हो जाती है, लीवर कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। अब जैसे लीवर कैटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा तो जो कोलेस्ट्रॉल है दैट आर यूटिलाइज्ड, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाइपरथायराइडिज्म के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ओके, मसल प्रोटीन्स आर ब्रेकन डाउन and used as a fuel, probably accounting for some of the muscle fatigue that occurs with the hyperthyroidism. The absorption of glucose from the GIT tract is also increased. क्योंकि यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही होती है इसलिए जो भी ग्लूकोज आएगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है और GIT से absorption बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के बारे में बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस आर स्ट्रांगली इफेक्टेड बाय द थायराइड फंक्शन। क्या होगा कि व्हेन एन इंक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म देयर इज अ राइज इन द ऑक्सीजन कंजप्शन। आपको पता है कि जब BMR बढ़ता है या मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा होता है तो इसके रिजल्ट में सेल और टिश्यू की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। जब सेल और टिश्यू की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये वहाँ पे वेजोडाइलेशन काज करवाना शुरू कर देती है। अब ब्लड फ्लो टू द स्किन इन अ पर्टिकुलर एरिया इज अगमेंटेड एज ए मीन्स ऑफ डिसिपेटिंग द बॉडी हीट। ओके, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हीट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। जैसे मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होएगा तो अल्टीमेटली उस एरिया के अंदर हीट प्रोडक्शन होने के रिजल्ट में blood flow to the skin increase हो जाता है and blood volume, cardiac output and ventilations are also increased as a means of maintaining blood flow and oxygen delivery to the body। तो डेफिनेटली जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होएगी, कंजप्शन ज़्यादा होएगी, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, ग्लूकोज ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन GIT से ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन कैसे हो रही होती हैं? बाई मेंटेनिंग कार्डियक आउटपुट। वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जा सके और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया तक या उस बॉडी टिश्यू तक पहुंचाया जा सके ताकि नीड और डिमांड मिसमैच ना हो। हार्ट रेट और कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है ताकि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन किया जा सके।
Blood pressure is likely to change little because the increase in vasodilation tend to offset the increase in the cardiac output. ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाएगा, अनटिल अनलेस के बॉडी के अंदर कोई और डिजीज़ प्रोसेस ना चल रहा हो, लाइक हार्ट फेलियर तो नहीं चल रहा, रीनल फेलियर तो नहीं चल रहा, या लिवर सिरोसिस तो नहीं चल रही। उसमें अगर कोई बॉडी के अंदर डिजीज़ प्रोसेस चल रहा होता है या डिजीज़ की कंडीशन है तो देन फिर आप ये नहीं कह सकते कि कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू blood pressure. And blood pressure is likely to change little bit. Okay, vasodilation tend to offset the increase in the cardiac output. इसके अलावा GIT की अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें तो GIT के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, लाइक थायराइड हार्मोन GIT के फंक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसके रिजल्ट में GIT की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे GIT की मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू डायरिया। अगर किसी पेशेंट्स को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपरथायराइडिज्म है, या GIT या थायराइड हार्मोन की ज़्यादा सेक्रेशन हो रही है तो क्या करेगा, GIT की मैनिफेस्टेशन आना शुरू हो जाएंगी। GIT मैनिफेस्टेशन के अंदर GIT की मोटिलिटी बढ़ जाती है। GIT की मोटिलिटी बढ़ेगी तो अब्जॉर्प्शन टाइम रिड्यूस हो जाता है। GIT मोटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायरिया। इसके अलावा एपिटाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, फूड इनटेक ज़्यादा करेंगे और मेटाबॉलिक रेट अल्टीमेटली पहले बड़ा होता है। और ये बढ़ता क्यों है, बेसिकली इंक्रीज थायराइड हार्मोन के लेवल की वजह से। अब सेम टाइम पे क्या होता है कि एक तो पेशेंट्स को डायरिया हुआ होता है, सेकेंडली एपिटाइट इंक्रीज हो रही होती है और आप बेशक फूड में नहीं ले रहे होते कुछ चीज़ें, उसके रिजल्ट में वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा होता है या बड़ा होता है तो उसमें कैलोरीज यूज़ हो रही होती हैं। जब कैलोरीज यूज़ हो रही होती हैं तो अल्टीमेटली आपकी एडिपोज टिश्यू का साइज कम हो रहा होता है, ये यू कैन से कि एट्रोफिक चेंजेस हो रही होती हैं, एट्रोफी हो रही होती है। इसके अलावा अगर न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट की बात करें, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट क्या होता है, तो थायराइड हार्मोन हैज़ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द न्यूरल कंट्रोल ऑफ द मसल्स एंड ट्यून एज वेल। Slight elevation in hormone level causes skeletal muscle to react more vigorously. Ultimately, अगर थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ है या सोडियम पोटाशियम पंप है करेक्टिव हुए हैं तो उसके रिजल्ट में भी कहीं पे भी स्केलेटल मसल को आप स्टिमुलेट करेंगे तो उनका रिएक्शन विल बी विगोरियसली, हाइपर रिफ्लेक्सिबिलिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हार्मोन का लेवल कम हो गया है तो अल्टीमेटली टोनिसिटी विल बी रिड्यूस्ड, जो मसल की ट्यून है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइड स्टेट है तो फाइन मसल ट्रेमर इज प्रेजेंट, मसल ट्रेमर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, फाइन मसल ट्रेमर्स अगर हाइपरथायराइडिज्म है। लेकिन दिस द कॉज ऑफ दिस ट्रेमर इज अननोन, बट इट मे प्रेजेंट एट इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ न्यूरल सिंपैथेटिक पाथवे की वजह से हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड और कंट्रोल मसल ट्यून के रिजल्ट में। इन्फेंट्स के अंदर थायराइड हार्मोन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। अगर इन्फेंसी में थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हुआ तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ दैट सेलिब्रेशन हार्मोन इंक्रीज करवा रहा होता है और हाइपरथायराइड स्टेट के अंदर एक्सट्रीम नर्वसनेस होएगी, पेशेंट को एंजाइटी होएगी और इंसोम्निया की कंडीशन होएगी। अगर ओवर एक्टिविटी की बात करें तो सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और उसके रिजल्ट में टेकिकार्डिया होना शुरू हो जाएगा, पाल्पिटेशन होएगी, स्वेटिंग होना शुरू हो सकती है, ट्रेमर्स होंगे पेशेंट्स को, पेशेंट रेस्टलेस फील करेगा, एंजाइटी डेफिनेटली ऑलरेडी है। इसके अलावा हाइपर सेक्रेशन में GIT मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, दैट विल लीड टू डायरिया। इंस्टेड ऑफ दैट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी में भी डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। एंड ड्रग्स दैट ब्लॉक सिंपैथेटिक एक्टिविटी हैव प्रूव टू बी वैल्यूएबल, और वो ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि देयर एबिलिटी टू रिलीव सम ऑफ these undesirable symptoms will be helpful. ओके, अल्ट्रेशन एंड थायराइड ग्लैंड्स ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का 12:30 से लेके 1 बजे तक, 1-1:30 बजे तक क्विज कर लेते हैं।
और मंडे ट्यूसडे को क्लास है ना, ट्यूसडे को ये थायराइड की अल्ट्रेशन में हैप्को और हाइपर सेक्रेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। दैट वाज रिलेटेड टू ओरिएंटेशन, फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, कोई साइन और सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इनकी अल्ट्रेशन इन थायराइड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हाइपर सेक्रेशन होती है तो क्या होगा, हाइपो सेक्रेशन होती है तो क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म क्या है, नेक्सोडीमा क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कौन कौन से होती हैं। ठीक है, ओके बेटा, अटेंडेंस मार्क हो गई है। 1:30 तक समर क्या करना है, मैंने कहा है कि नेक्स्ट क्लास में ना हम क्विज ले रहे हैं 12:30 PM से ऑनवर्ड। बेटा हाइपर सेंसिटिविटी का टेस्ट आप लोगों ने कब देना है? ट्यूसडे को फाइनल है। ओके बेटा, ट्यूसडे को आपके हाइपर सेंसिटिविटी का टेस्ट है और मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। सारा डेफिनेटली एनफ है, अगर ये स्लाइड से कर लेंगे मोर देन एनफ है, डोंट वरी। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? चलिए, आप लोगों के पास 5-7 मिनट हैं। टेस्ट बेटा 12:35 PM पे स्टार्ट हो जाएगा। 12:35 PM, बी रेडी फॉर दैट। 12:35 पे बेटा टेस्ट होगा ना मैचेस। ओके, 10 मिनट आप लोग टेस्ट देख लें। बेटा टाइम ओके होगा। और सना बेटा डेफिनेटली आपकी अटेंडेंस हो गई है। जो लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे थे उनकी हुई है, और बाकी लोग जिन्होंने नहीं अटेंड की उनकी बैड लक, उनकी अटेंडेंस डेफिनेटली शॉर्ट हो जाएगी। ओके बेटा, 5-7 मिनट हैं, आप लोग क्विज रिवाइज कर लें और उसके बाद 12:30 PM पे क्विज विल बी ऑनलाइन। विश यू गुड लक।